नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अनार के बागों में कीटों की रोकथाम के उपाय। जायद में आगात कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से कमाएं अधिक मुनाफा। अनार के बागों में या भंडारण के दौरान अनेक कीट रोग तथा विकार हानि पहुंचाते हैं। अगर कीटों की बात करें तो अनार के बागों में अनार की तितली, फल छेदक, मिली बग, छाल भक्षक कीट, रस चूसक कीट मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि फलों का उत्पादन तो कम करते ही हैं, साथ ही फलों की क्वालिटी भी खराब कर देते हैं। ऐसे में नुकसान से बचने के लिए किसानों को समय रहते इन कीटों की रोकथाम करनी चाहिए, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सिराजुद्दीन। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अनार के प्रमुख कीटों के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रमुख कीट है आपके अनार का, उसका नाम है अनार की तितली। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। साथ ही एक लाइट ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर इस कीट की मॉनिटरिंग करें। फलों के पकने से पूर्व बटर पेपर से या मसलिन क्लॉथ से ढक दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं। दूसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो अनार में दूसरा प्रमुख कीट है तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस कीट का जो इलिया होती है वो शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर शाखाओं को खोखला कर देती है, और खोखला करने की वजह से वो पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती है। अब इसके अगर प्रबंधन की हम बात करें तो अगर कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उस अवस्था में जो मुख्य तना है उसके आसपास हमें क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा की 2.5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका प्रकोप आपका हो रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर उसका प्रकोप है उस छेद में आपका डाइक्लोरोवॉस, जिसे कि हम नुआन नाम से भी जानते हैं इस दवा को, उसका 2 ml प्रति छेद में आपका भर देना चाहिए और उस छेद को हमें क्या कर देना चाहिए, आपकी गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। तीसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो उसको माहू बोलते हैं, या जिसे लाही के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको एफिड के नाम से जानते हैं। तो जो नई शाखाएं होती है या पत्तियां होती है, जो पुष्प होते हैं, उसका ये रस चूसने लगते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ये जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो साथ ही साथ इसमें हनी ड्यू का सिक्रेशन देखने को मिलता है और उसकी वजह से इस पर एक फुफुंद लग जाती है, जिसे हम शूटी मोल्ड बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी पत्तियों पर इसकी जो परत जमती है उसकी वजह से उसका प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। इसके अलावा कीट और रोग व्याधियों से बचने के लिए बाग का नियमित निरीक्षण करें। बाग में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। रोग एवं कीट ग्रसित शाखा को काट कर जला दें। बाग में लाइट ट्रैप और येलो ट्रैप लगाएं।
बाग की नियमित सिंचाई करें और सही समय पर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार अनार के बाग कीट और रोग मुक्त रहेंगे और अच्छी पैदावार देंगे। तो अगर इसके प्रबंधन की हम बात करें तो अगर प्रारंभिक आपका प्रकोप हो रखा है तो हम डायमेथोएट आपका जो दवा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो दर रहेगी वो 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित है तो आप इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर इसको हम छिड़क सकते हैं। चौथा जो प्रमुख कीट है इसका वो है मिलीबग, जिसको हम आपका दहिया या दूधिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि अगर इसका प्रकोप होता है आपके पेड़ों पर तो सफ़ेद मोमी कपास जैसा तत्व देखने को मिलता है और अगर इसका तीव्र संक्रमण हो रहा होता है तो सफ़ेद चूने से जैसे आपके पेड़ को रंग दिया हो ऐसा ये दिखाई देता है। तो इसके प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं या डायमेथोएट आपका छिड़काव कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। और कभी कभार आपका बहुत जगहों पर दीमक का प्रकोप भी देखने को मिलता है। तो अगर दीमक का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो हम क्लोरपाइरिफॉस नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के में मिलाकर इसको छिड़काव करा जा सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। नया मौसम शुरू होते ही बाजार में जो सब्जियां पहले आती हैं, किसानों को उसका अच्छा बाजार भाव मिल जाता है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं, वे किन किन फसलों को लें और कौन कौन सी किस्मों को लगाएं, साथ ही खेती करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इन सभी के बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल माजिद अंसारी। कद्दू वर्गीय सब्जी में जितने लत्तर वाले सब्जियां होती हैं जैसे लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, ये सारे आते हैं। इसमें तरबूज और खरबूज भी आता है, खीरा और ककड़ी भी आता है। ये सभी फसल गर्मी और बरसात दोनों मौसम में की जाती है। लेकिन अगर आप इसकी थोड़ी आगात निकाल पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अधिक मूल्य में बेचेंगे और अधिक लाभ कमाएंगे। जहाँ तक आगात परबेद की बात है तो जो भी गर्मा सब्जी हैं, जैसे लौकी की बात हम करें, पूसा नवीन और अर्का बहार है। वहीं करेला पूसा 2 मौसमी को लगाएं, कोयम्बटूर लॉन्ग ग्रीन को लगाएं, अर्का हरित है, इसको आप लगा सकते हैं। उसी तरीके से जब हम खीरा की बात करें तो जापानी लॉन्ग ग्रीन है, पूसा संयोग है, बालम खीरा है, प्राइवेट के और बहुत सारे कंपनियां, उसे भी आप लगा सकते हैं। झींगे की बात करें तो पूसा नसदार है या स्वर्ण मंजरी है जो रांची से ही विकसित की गई है, स्वर्ण उपहार है, इसका आप कर सकते हैं। नेनुआ की बात अगर हम करते हैं तो पूसा चिकनी है, लॉन्ग ग्रीन है, लॉन्ग व्हाइट है या पूसा सुप्रिया है। अगर आप वाटरमेलन की करते हैं, तरबूज की खेती करना चाहते हैं तो तरबूज की खेती के लिए अर्का मणिक एक प्रभेद है, बहुत अच्छा है। शुगर बेबी भी अच्छा है। तो आप इसमें से किसी का चयन कर सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। और रोग रोधी किस्म जरूर लगा, इसमें भी बिगोमो वायरस की समस्या आती है तो वायरल रेसिस्टेंट अगर आप लगाते हैं तो अच्छा है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है।
इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। और उसके बाद आपको डीएपी पोटास के रूप में आपको इसको 50% जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 100 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटास देना है प्रति हेक्टेयर की दर से। और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आप बुआई से पहले थाले में दे देंगे और जो 50% जो नाइट्रोजन यानी 50 केजी नाइट्रोजन जो बच रहा है उसको यूरिया के रूप में देंगे। ध्यान रहे इसकी आधी मात्रा बुआई के 15 दिनों बाद देंगे, फिर आधी मात्रा नाइट्रोजन को यूरिया के रूप में देंगे 30 से 35 दिनों बाद। अगर आप सब्जी की खेती करना चाहते हैं कद्दू वर्गीय सब्जी की गर्मी के मौसम में तो ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है। अब आगात लगाना चाहते हैं तो जनवरी के लास्ट महीने में, मंथ के आखिरी दिनों में या फरवरी के पहले हफ्ते में आप जल्दी से अपनी खेतों की तैयारी करें और बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की विभिन्न फसलों के लिए बीज दर इस प्रकार हैं। जैसे खीरा के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, लौकी के लिए 4 से 5 किलोग्राम, करेला के लिए 6 से 7 किलोग्राम, कद्दू के लिए 3 से 4 किलोग्राम, तोरई के लिए 5 से 5.5 किलोग्राम, चप्पन कद्दू के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। हो सके तो अगर पॉली टनेल बना के लगा देते हैं, लो टनेल जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, या फिर पोर्ट्रेज में आप प्लास्टिक घर छोटा सा बना लें और पोर्ट्रेज में आप इसकी बीज को उगा लें। जैसे पॉली हाउस के लिए हम लोग उगाने की सलाह देते हैं खीरा की, तो उस तरह से उगा लें और शाम के समय में पोर्ट्रेज में से इन पौधों को निकाल के और मुख्य खेत में रोपाई कर दें। क्योंकि बाहर में अगर जाड़े के मौसम में आप इसकी बुआई करते हैं तो अंकुरन की समस्या आएगी। लौकी, नेनुआ, झींगी, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूज, इन सब चीज़ों की ककड़ी की खेती आप करते हैं तो छोटे छोटे थाला बना दें, बेसिन जिसको हम लोग चेक बेसिन सिस्टम कहते हैं, छोटे छोटे थाला बनाएं और उसमें 2 से 3 बीज प्रति थाला की दर से बुआई करें। समुचित मात्रा में थाला में आप 1 केजी 1.5 केजी के हिसाब से कंपोस्ट डाल दें। लकड़ी या पत्ते का राख है तो उसको उसमें डाल दें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। अगर आप कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती कर रहे हैं तो जैसे पौधे अंकुरित होंगे तो उसमें वायरल डिजीज का भी चांसेज रहता है। दूसरी बात, लाल रंग के जो जिसको हम रेड पम्प बिटल कहते हैं तो वो पंपकिन बिटल, रेड पंपकिन बिटल, इसकी समस्या आती है। लाल लाल के कीड़े उसमें लगते हैं। इससे बचाने के लिए आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड कॉन्फिडोर या इमिडाक्लोपिड है उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हर 10-12 दिन के अंतराल पे करते रहना होगा। जब 1 मीटर के आसपास के लत्तर बढ़ जाएंगे उसके बाद ये कीड़े आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही साथ फ्रीक्वेंट सिंचाई की जरूरत होगी। पानी में आप कितई कमी ना होने दें। किसान भाइयों, अगर आप इस तरह से खेती करेंगे, थोड़ी आगात कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा और एक आप अच्छी लाभ कमा पाएंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों,
प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसमें प्रोटीन और कुछ विटामिन अल्प मात्रा में रहते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और अभी इसकी रोपाई का उपयुक्त समय है। तो आप प्याज की उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाई राम राम। आज हम बात करेंगे प्याज की रुपाई की। किसान भाई, आपके प्याज की नर्सरी तैयार हो गई होगी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये सबसे उपयुक्त समय है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में प्याज की रुपाई की जानी चाहिए। तो आपकी मेरे हिसाब से नर्सरी तैयार हो गई होगी और प्रति हेक्टेयर 8 से 10 केजी बीज के हिसाब से आप लोगों ने उसकी नर्सरी तैयार की होगी। अब हमें रुपाई के पहले कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए बात करते हैं भूमि के चयन और तैयारी की। तो प्याज की खेती विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए उचित जल निकास और जीवांश युक्त उपजाऊ बलुई दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य हो सर्वोत्तम होती है। प्याज को अधिक क्षारीय या दलदली मृदा में नहीं उगाना चाहिए। प्याज के सफल उत्पादन में भूमि की तैयारी का विशेष महत्व है। इसीलिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं जिससे खेत में नमी सुरक्षित रहे। जहां हम खेत में इसकी नर्सरी की रुपाई करनी है, वहां हमें उर्वरक प्रबंधन में विशेष ध्यान देना है। किसान भाई जानते हैं कि इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए खेत अच्छी प्रकार से भुरभुरा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट का जरूर उपयोग करना चाहिए। इसमें हमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें गोबर की खाद का प्रयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम इसमें या तो हम DAP का यूज़ करते हैं या SSP ज़्यादा यूज़फुल है प्याज में, क्योंकि उसमें हमें उसके साथ में सल्फर भी मिल जाता है। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि SSP 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग किया जाना चाहिए। किसान भाई इस बात को जानते हैं कि SSP और म्यूरेट ऑफ पोटाश लगाने के पहले आधार खाद के रूप में डाल देना चाहिए। यूरिया हमें कम से कम 2 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। आधी यूरिया हमें रुपाई के समय लगा देनी चाहिए और आधी हम इसकी बाद में टॉप ड्रेसिंग करते हैं। अगर इसमें हम 50 किलोग्राम कॉपर सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रुपाई के समय मिला देते हैं तो कंद ज़्यादा अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, उनका रंग भी गाढ़ा भूरा होता है। किसान भाइयों, आप प्याज की उन्नत प्रजाति का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो रबी मौसम में लगाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं भीमा श्वेता, भीमा रेड, भीमा किरण, भीमा शक्ति, N53, पूसा रत्नार, पूसा माधवी, एग्रीफाउंड डार्क रेड, लाइन 883, अर्का कल्याण इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके रबी प्याज की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले तो अब हम अगर रुपाई कर रहे हैं तो जैसे हमें कल करनी है रुपाई, तो आज शाम को हम उसकी सिंचाई कर दें जिससे नर्सरी की, जिससे उखाड़ने में उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो और जो नर्सरी है, जो पौध है, वो आसानी से बाहर निकल आए। जब आप नर्सरी या पौध को आप उखाड़ें तो आप देख लें कि उनमें बहुत गांठें नहीं बनी होनी चाहिए। साथ में अगर बड़ी हो गई हैं तो ऊपर से उनको काट देना चाहिए। ऊपर से काट देने पर उसके जो बल्ब हैं वो अच्छे बनते हैं। किसान भाइयों, प्याज का अधिक उत्पादन लेने के लिए फसल को रोगों के प्रकोप से बचाने की जरूरत होती है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोपाई से पहले प्याज की पौध को उपचारित करने के लिए कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएं। उसमें प्याज की पौध को उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे प्याज की फसल को रोगों के प्रकोप से बचाया जा सके। पौध को डुबाकर थोड़ी देर आप रख कर और फिर इसकी रुपाई करते हैं तो आप 2 चीजों से मुक्त रहते हैं। आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक आप फफूंद से होने वाली बीमारियों से राहत रहती। क्यारियां बनाकर और फिर हमें इसको अगर संभव हो सके तो इसकी लाइन बार रुपाई की जानी चाहिए। इसमें पौध रो टू रो जो डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर की रखी जाती है। किसान भाई, सूखे खेत में अगर खेत आपका अच्छा बना है तो सूखे खेत में भी रुपाई कर सकते हैं, और लेकिन उसमें उसके तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन अधिकतर किसान सिंचाई करने के बाद ही रुपाई का काम करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि चूँकि उथली जड़ वाली फसल है तो इसको समय के हिसाब से, आपके खेत के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से जैसी उसकी जल मांग हो करीब करीब 8 से 10 रोज पर के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाई इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि चूंकि ये कंद वाली फसल है तो कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। प्याज की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कुल 3 से 4 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। प्याज के पौधे एक दूसरे के नजदीक लगाए जाते हैं, इसीलिए खरपतवार नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाना उचित होता है। इसीलिए पेंडिमिथालिन दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 3 दिन पश्चात छिड़काव करें। किसान भाई, जैसा मैंने आपको पहले बताया था पोषक तत्व प्रबंधन में कि आधा तो हम यूरिया देते हैं रुपाई के समय में, और बची हुई जो बाकी आधी मात्रा है 20-25 दिन में जब उसमें नई पत्तियां आने लगें तो हमें उसको अप्लाई कर देना चाहिए। जो बची हुई यूरिया की आधी मात्रा है उसको देर नहीं करनी चाहिए। कई बार किसान भाई देर कर देते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा देर तक होती रहती है और उससे जो कंद प्राप्त होते हैं उनकी इस भंडारण क्षमता पर भी उसका असर पड़ता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है गांव बरही जिला मधुबनी के किसान वीरेंद्र कुमार ने। आप यूरिया मोलेसिस बनाने की विधि और इसको खिलाने के फायदे के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वीरेंद्र कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं।
पशुपालक पशु आहार में यूरिया, मोलासिस, मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दूध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला, तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखे कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे। यूरिया, मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।